और जो सदस्यता अभियान, सामान्यतः जितनी पार्टियां हैं, भाजपा को छोड़ दीजिए, तो सब लोग आज सदस्य बनाते हैं, उसमें किस चीज़ का प्रयोग करते हैं? रसीद का। आज की तारीख में हमारे पास 140 सदस्य हमारे पास हैं जिन्होंने अपनी इच्छा जताई है चुनाव लड़ने। एक बात की चर्चा हमेशा लोग करते रहते हैं कि बिहार में सब कुछ है, लेकिन बिहार में खनिज संपदा नहीं। नमस्कार, मेरा नाम आलोक है। आप लाइव स्ट्रीज देख रहे हैं। आप सभी को दीपावली के त्यौहार की हार्दिक बधाई, शुभकामनाएं। लाइव स्ट्रीज देख रहे सभी व्यूवर्स को हमारी पूरी टीम की ओर से हार्दिक बधाई। आपके घर में सुख समृद्धि आए, सुख शांति आए, माँ लक्ष्मी आए, गणेश जी आए और धन धान्य हो, सुख शांति समृद्धि की बढ़ोतरी हो, यही हम कामना करते हैं। देखिए, आज दीपावली के त्यौहार के दिन जब आरसीपी सिंह, पूर्व केंद्रीय मंत्री, उन्होंने अपनी पार्टी लॉन्च की है आशा, आप सबकी आवाज़। आरसीपी सिंह ने क्या कुछ कहा है हम आपको सुनाते हैं, लेकिन 140 सीट पर चुनाव लड़ने की तैयारी है। आप सबकी आवाज़ पार्टी बनकर तैयार है। आरसीपी सिंह ने आज इसकी विधिवत रूप से घोषणा की है। उन्हें पहले ही कह दिया था कि वो पार्टी की घोषणा करेंगे, पार्टी बनाएंगे। और आरसीपी सिंह ने आज दीपावली के दिन, सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती के दिन, उन्होंने अपनी पार्टी का शुभारंभ किया है, आशा, ASA। तो आरसीपी सिंह की जो ये आशा है, उम्मीद की आशा है, उनकी पार्टी है आशा, क्या उससे जेडीयू बीजेपी का खेल बिगड़ेगा? क्योंकि आज ही के दिन उन्होंने कह दिया 140 सीटों पर लड़ने की तैयारी है। क्या कुछ कह रहे थे, आपको सुनाते हैं। धन्यवाद विपिन जी, जो अभी आपके सामने कुछ बातों को रख रहे थे। यहाँ उपस्थित बिहार के विभिन्न कोने से आए हुए सभी साथीगण, सामने हमारे बैठे हुए और कुछ साथी खड़े हैं, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया और प्रिंट मीडिया के बंधुओं, सबसे पहले तो आज दीपावली है, तो स्वागत भी मैं आपको करता हूं और सबको बहुत बहुत बधाई देता हूं। आज 31 अक्टूबर है। आज पूरा देश राष्ट्रीय एकता दिवस के रूप में इस दिन को मनाता है और ये भारत का जो नक्शा आप देख रहे हैं, उसके निर्माण करने में जिनकी अहम भूमिका रही, सरदार लौह पुरुष वल्लभ भाई पटेल का, उनकी जयंती भी है। और मैं आज अपने सभी साथियों की ओर से माननीय प्रधानमंत्री जी को धन्यवाद देना चाहूँगा कि ये 150वां वर्ष सरदार पटेल आज है और पूरे एक साल तक पूरे देश में उनका 150वां वर्ष बनाने का जो निर्णय लिया है, उसके लिए हम प्रधानमंत्री जी को धन्यवाद। सरदार पटेल के बारे में हम चर्चा करेंगे, लेकिन आज पूरे देश में हर्षोल्लास के साथ जो दिवाली मनाई जा रही है, तो दिवाली के दिन सब लोग अपने आप को खुश रखना चाहते हैं, प्रसन्न रखना चाहते हैं, और आज का दिवस जो होता है वो खुशहाली का दिन है। तो इस अवसर पर आज सब हम लोग जब दीप जलाएंगे, तो दीप क्या होता है? दीप जो होता है अंधकार को तो दूर ही करता है, आशा जगाता है। तो मैंने अपनी पार्टी का जो नाम रखा है ना, अभी मैं शॉर्ट में बोलूंगा, अगर आप उसको शॉर्ट करिएगा तो उसका नाम ही आशा है। पार्टी का नाम आशा है। और अगर पूरे नाम पर जाएंगे तो जितने लोग हैं हमारे यहाँ, जो बाहर हैं, पूरे देश में हैं, तो आशा का जो फुल फॉर्म है, आप सबकी आवाज़, हमारी पार्टी का। और अगर आप अंग्रेजी में लेंगे तो ASA। आशा, बहुत लोग कह सकते हैं कि आशा में स का अलग होता है, लेकिन हमारा तो बनेगा वही। तो हमारी पार्टी का नाम यही है। आप कहेंगे कि आपकी पार्टी का झंडा क्या होगा, तो हमारी पार्टी का झंडा एक तो ये होगा आयताकार और 3 रंगों का होगा।
सबसे ऊपर हरा रंग होगा, बीच में पीला रंग होगा और सबसे नीचे नीला होगा। ये हमारे पार्टी का झंडा होगा और बीच में जो पीला रंग है उसी में जब चुनाव आयोग हम लोगों को जब चिन्ह आवंटित कर देगा तो वो बीच में काले रंग में अंकित होगा। ये हो गया हमारे झंडे का पूरा जो समझिए जो रंग किस प्रकार का वो होगा। अब आप आइए कि ये पार्टी जो होगी तो हमारी पार्टी का जो संविधान हो वो पार्टी का संविधान और पार्टियों के संविधान से कैसे अलग हो, ये मैं 2-3 बातें इस पर कह देना चाहता हूँ। देखिए, जितनी भी हमारे देश में पार्टियां होती हैं, सबसे पहले उनको भारतीय संविधान के प्रति शपथ लेनी होती है। जो भारतीय संविधान की मूल भावना है, देश की एकता, अखंडता, सबको उसमें समाहित करते हुए जो हमारा प्रियम्बुल संविधान का, उसमें से जितने महत्वपूर्ण भावनाएं हैं, जो सिद्धांत हैं, उसको हम लोगों ने अपने पार्टी के संविधान में शामिल किया है। इसके अलावा आज आप देखते हैं कि जलवायु परिवर्तन के समय आप संसद बन रहे हैं, तो हम लोगों ने जो अक्षय ऊर्जा है उसको भी बढ़ावा देने के लिए हम लोगों ने, और जो सदस्यता अभियान, सामान्यतः जितनी पार्टियां हैं, भाजपा को छोड़ दीजिए, तो सब लोग आज सदस्य बनाते हैं, उसमें किस चीज़ का प्रयोग करते हैं? रसीद का। इतने कागज की छपाई होती है, आप समझिए उस कितने पेड़ों की कटाई करनी पड़ती है, उसके ट्रांसपोर्टेशन में कितना खर्च होता है, रसीद का जो हिसाब किताब लेना पड़ता है। तो हम लोगों ने जो टेक्नोलॉजी है ना, इसका सहारा लेंगे सदस्यता अभियान चलाने में। और टेक्नोलॉजी आज देखिए, जो मोबाइल टेलीफोनी है, मोबाइल टेलीफोनी जो है वो आज देश के हर एक कोने में उपलब्ध है, हर एक कोने में उपलब्ध है। और आज आप इस बात को जान लीजिए कि इसमें मिस्ड कॉल के जरिए आप सब चीज़ों को जो है अपनी बात को कह सकते हैं। ये जरा समझना बहुत ज़रूरी है। तो हम लोगों ने जो मेंबरशिप का जो ड्राइव रखा है वो मैं रखा हूँ मिस्ड कॉल के माध्यम से। मिस्ड कॉल के माध्यम से मेंबरशिप का होगा। नंबर जो है इसका हम लोग आज भी रिलीज करेंगे। नंबर जो है वो हमारे पास नोट कर लीजिएगा, वो आपको 910 है, 218 है, 6677। ये हमारा नंबर है और इस पर आज हम लोग सदस्यता अभियान की शुरुआत भी करेंगे। ये तो हो गया हमारा सदस्यता। और उसी में जब आप डालेंगे, सामान्य पार्टियों में क्या होता है कि कोई एक्टिव मेंबर बनना चाहता तो 25 मेंबर बनाने पड़ते हैं। हमारे दल में 10 मेंबर बनाने वाले को हम लोग एक्टिव मेंबर बनाएंगे। जो एक्टिव मेंबर बनते हैं वही पार्टी के पदाधिकारी होते हैं। तो जो मिस्ड कॉल जब करेंगे उसमें उनका लिंक आएगा, लिंक पर डिटेल जानेंगे, उससे अपना वो कार्ड भी बना सकते हैं, परिचय पत्र भी निकल सकता है। और हमारा जो एक्टिव मेंबर का है उसमें हम लोग एक नंबर देंगे, रेफरल नंबर रहेगा, उसके माध्यम से वो अगर एक्टिव मेंबर बना लेंगे उसका भी लिस्ट हमारे पास होगा। तो इस प्रकार हम लोग मेंबरशिप का ड्राइव चलाएंगे। और मेंबरशिप का ड्राइव चलाएंगे, जब तक हमारा मेंबरशिप नहीं बन जाएगा तब तक हम लोग जितने भी हमारे महत्वपूर्ण पद हैं उस पर पदाधिकारियों को तब तक मनोनीत करेंगे। जब हमारा मेंबरशिप ड्राइव हो जाएगा तो हम लोग चुनाव करेंगे संगठन का। संगठनात्मक चुनाव होने के बाद हम लोग उस चीज़ को आएंगे। अब आप आइए कि भाई जो हमारा काम करने का जो तरीका होगा, तो काम करने का तरीका हम लोग का वही होगा कि हम लोग जनता से पहले भी जुड़े रहे हैं, फिर जुड़े रहेंगे। और सब साथियों को हम लोग ने यही अपनी बात को रखा है, समझाया भी और समझते भी हैं कि इस पार्टी को कभी भी किसी भी कीमत पर मजबूत होने के लिए जितना भी आपको परिश्रम करना पड़े वो सब करिए। और आज मैं बता दूं कि अभी हम लोग का गठन नहीं हुआ, लेकिन मैं जब मीटिंग करते रहा था तो बिहार में आप जान रहे हैं 243 विधानसभा सीटें हैं। आज की तारीख में हमारे पास 140 सदस्य हमारे पास हैं जिन्होंने अपनी इच्छा जताई है चुनाव लड़ने। तो जो 2025 का जो चुनाव होगा उसमें हमारे साथी
जो मजबूती से लड़ना चाहते हैं वो चुनाव लड़े। तो हम लोगों ने जो ये दल का निर्माण किया है इसलिए, आखिर देखिए ये पूरा का पूरा पॉलिटिक्स क्या है, ये राजनीति है क्या, इसकी जितनी परिभाषा पढ़ लीजिए। लेकिन हम लोग जब पढ़ते आए उस जमाने से ही कि राजनीति सत्ता का संघर्ष, और सत्ता में आप क्यों आना चाहते, सत्ता में जब तक आप नहीं आएंगे तो जो आपका विजन है, जो आप पूरा करना चाहते हैं उसको प्राप्त नहीं कर सकते। तो जब आप सत्ता में आएंगे तो जो भी आपने अपना लक्ष्य रखा, अब आप देखिए कितना खराब लगता है कि देश में प्रति व्यक्ति आय 1,82,000 करीब 2 लाख करोड़ का। बिहार में प्रति व्यक्ति आय 54,000 से 60,000 के बीच में। आप समझिए जरा इस बात को। एक समय था जब देश आजाद हुआ था, उसमें देख लीजिए कि हम लोग क्या स्थिति थी। आप आगे देखिए, प्रधानमंत्री जी का सपना है, पूरे देश के लोगों की सोच है कि 2047 में जब 100 साल पूरा हो जाए तो बिहार भी विकसित प्रदेश बने, जब देश विकसित राष्ट्र बनेगा। तो आप सब मीडिया के साथी आप जानते हैं कि अनुमान क्या है कि 2047 तक जो करीब करीब अभी 2 लाख प्रति व्यक्ति आए हैं वो 15 से 16 लाख हो अगले 22 साल। तो बिहार में जरा सोचिए कि आज हमारा 54,000 से 60,000 के बीच में है, तो आप समझ लीजिए कितना मेहनत करना पड़ेगा। 30 गुना लोगों की आमदनी बढ़ानी पड़ेगी। और आमदनी कैसे बढ़ेगी? आमदनी बढ़ेगी जब आप निवेश करेंगे किस क्षेत्र में, जितने हमारे जो कृषि का क्षेत्र है, ऊर्जा का क्षेत्र है, और ये पूरा का पूरा जो हमारा जो उद्योग के बारे में मैंने चर्चा किया। तो एक बात की मैंने जो चर्चा की थी हाइड्रोजन के शुरू में, तो आपको पता है कि अब जो है आगे जब हाइड्रोजन एक मुख्य स्रोत होगा तो बिहार में जल की कमी नहीं है। हमारे यहाँ पूरा का पूरा जल का इतना संसाधन है, अक्षय हमारे पर ऊर्जा होगी तो इलेक्ट्रोलाइसिस प्रोसेस से हाइड्रोजन का निर्माण हम लोग कर सकते। अपने यहाँ 2-3 और मुद्दे हैं जिनकी मैं चर्चा करके आपको समाप्त करूंगा। एक, आप सब लोग जगह आज देखते हैं जो हमारे शिक्षा का क्षेत्र, जो हमारे शिक्षक हैं, जो हमारे छात्र, ध्यान कम दीजिए, ध्यान दीजिए कि आखिर शिक्षक हैं वो पढ़ा रहे हैं, उनको किस प्रकार की जो है उनको किस प्रकार का ज्ञान और लोगों को बच्चों को देना हो दे रहे हैं कि वो कोई सरकारी कर्मचारी अन्य सरकारी कर्मचारियों की तरह नहीं है, वो अन्य सरकारी कर्मचारियों की तरह नहीं है। उनका काम है ज्ञान देना। अब आप रोज उनसे स्पष्टीकरण पूछेगा कि अच्छा आप आज हाजिरी लगाए हैं तो 9:05 में आए हैं। हम लोग पढ़ते थे, हम लोग जीएनयू में भी पढ़े, गांव के स्कूल में पढ़े, वो फोकस रहता था कि बच्चों को ज्ञान देना। तो शिक्षा में देखिए हम लोगों को जब मौका मिलेगा तो हम लोग सुधार करेंगे और इस सब के लिए विन विन सिचुएशन होगा, बच्चों के लिए भी, उनके गार्जियन के लिए भी और शिक्षकों के लिए। ये कोई रेगुलेटरी डिपार्टमेंट नहीं है, एक मैंने शिक्षा के जानबूझ करके चर्चा की। आप जरा आप इस पर भी देख लीजिए, आज सबसे ज्यादा लोग किस बात से प्रभावित हो रहे हैं कि साहब सब जगह जो नशा जो है वो बढ़ गया है। नशा का प्रयोग, बिहार में शराबबंदी लागू है, आप सब जानते हैं। कोई भी यहाँ जो व्यक्ति है किसी प्रकार के नशा के सेवन को प्रश्रय नहीं देना चाहता। लेकिन आप अगर समझिए बिहार में 2016 से शराबबंदी लागू हुई है। गांव में पूछ लीजिए, बहुत जगह शराब की क्या स्थिति है वो आपको पता है। लेकिन सबसे जो खराब चीज और हुई है कि नशा के जो और भी जो साधन है उसका बच्चे सब आजकल और भी लोग उसका सदुपयोग कर रहे हैं या दुरुपयोग कर रहे हैं, वो एक अलग मामला है, लेकिन उसका सेवन कर, तो हमारे लिए अच्छी बात नहीं है कि भाई एक तरफ तो मुख्यमंत्री जी की मंशा में कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन खान पान को जो कानून बनाए, कानून के माध्यम से ये संभव नहीं है नशाबंदी को समाप्त करना। तो हमारी पार्टी का जो हमने जो सिद्धांत बनाया उसमें भी रखा है कि हम लोग जिसका जन जागरण का कार्यक्रम चल रहा है। आज का क्या है, आज देखिए जो आपका शराबबंदी का है, इस सब के लिए लॉस है। सरकार का कई हजार करोड़ का लॉस है एक्साइज का। आप देखिए कितने लाख ग्रामीण इलाके हैं, उनके बच्चे उनके लोग जो हैं जेल में चले गए, खर्च हुआ ना।
तो आप इसमें सुधार की आवश्यकता, और हमने पहले भी कहा है और आज भी आपके माध्यम से मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से अनुरोध करना चाहूँगा पूरी गंभीरता के साथ कि भाई एक हाई लेवल की कमेटी गठित किया जाए। जिस उद्देश्य से आपने शराबबंदी बिहार में लागू की थी वो कहाँ तक सफल हो पाई है, क्या क्या चीज़ और किया जाना चाहिए, जिससे कि भाई जो मनसा है वो भी पूरा हो, और बिहार के बारे में जो इमेज है, कोई आज प्रोग्राम कराने के लिए बिहार में आता नहीं, पूछिए कहाँ तो रांची में आ जाइए, पूछिए कहाँ तो बनारस में आ जाइए। तो जब बाहर के लोग आपके यहाँ आने से घबराएंगे, आप इतने वर्षों में बिहार में कितने होटल बने हैं, आप अगर जाइएगा तो हमारे होटल अलग अलग बने हैं, लेकिन अगर आप 5 स्टार होटल के बारे में चर्चा करिएगा तो शायद ही कोई बन रहा। तो हम लोग इस प्रकार का देखिए माहौल बनाना पड़ेगा कि भाई जब लोग बाहर से आए तो उनको ऐसा ना लगे कि मैं ऐसे प्रदेश में जा रहा हूँ जहाँ की डर हो। और एक बात को अंत में मैं और कहना चाहूँगा, इसको जरा सुनिएगा। अपने प्रदेश में, मैं तो उत्तर प्रदेश काडर में था IAS में, यहाँ जब मैं आया तो यहाँ जो एक नई चीज मुझे देखने को मौका मिला, और आज बिल्कुल सब जगह देखिए कि जो जनप्रतिनिधि है, भाई जनप्रतिनिधि जितने लोग हैं, क्या हो गया है यहाँ बिहार में, FIR कर रहे, कुछ किया पहला काम FIR कर दो। आप जनप्रतिनिधि देखिए कितने हमारे मुखिया हैं, आप कहते हैं आपकी उम्र है आप मुखिया बन गए, कोई प्रशिक्षण नहीं होता है, गलती कोई और करे, जांच में आए तो क्या करना है, अरे वसूली करिए, कार्रवाई करिए, सबसे पहले FIR। किसी और प्रदेश में नहीं है। यहाँ जो है पूरा का पूरा इसका FIR-करण हो गया है, जिसे जितने हमारे जनप्रतिनिधियों का जो एक खौफ सबके मन में है। और आप चले जाइए, आप जितने अभी हमारे ब्लॉक लेवल पर जाइए, आपको लेना है निवास प्रमाण पत्र, आपको लेना है जाति प्रमाण पत्र, आपको कराना है म्यूटेशन, आपको लेना है आर्थिक प्रमाण पत्र। क्या स्थिति है? तो हम लोग की सरकार जब बनेगी तो मैं इस बात को कहता हूं कि देखिए आज बिहार की जनता को ब्लॉक और अंचल के दरवाजे पर जाना पड़ता है, चक्कर लगाना पड़ता है, जब आप घर घर जातीय जनगणना करा के उनको बता सकते हैं। हर एक घर में वोटर ID कार्ड हो सकता है, तो फिर सरकार पार्टी को उसमें रखा है। इसके अलावा आगे जो ऊर्जा के क्षेत्र में बहुत बड़ी क्रांति होने जा रही है और बिहार उसमें लीड करेगा, और ये युग जो होगा वो हाइड्रोजन, हमारे हाइड्रोजन एक बहुत बड़ा सोर्स हमारी ऊर्जा का होगा, अक्षय ऊर्जा का, उस पर भी हम लोगों ने चर्चा की। बिहार में आप जानते हैं कि हमारी सबसे जो अच्छी चीज़ है वो हमारे जितने तरह के जो हमारे रिसोर्सेज हैं, चाहे लैंड रिसोर्स हो, ह्यूमन रिसोर्स हो, वाटर रिसोर्स हो, बहुत अच्छा है। एक बात की चर्चा हमेशा लोग करते रहते हैं कि बिहार में सब कुछ है, लेकिन बिहार में खनिज संपदा नहीं। इसके बारे में मैंने पिछले 2.5 वर्षों में एक बार नहीं कई बार मैंने इसकी चर्चा की, क्योंकि हमारे बिहार के लोगों को लगता है कि चूँकि हमारे पास खनिज नहीं है तो हमारे यहाँ उद्योग धंधे कैसे लगेंगे। लेकिन मैं आपके माध्यम से पुनः इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से सभी लोगों को, देश के लोगों को, बिहार के लोगों को बताना चाहता हूँ कि बिहार में किस प्रकार की खनिज संपदा उपलब्ध है, ये जानना चाहिए। इससे सब लोगों का मनोबल बढ़े। सबसे पहले आज आप देखिए, आज जितनी भी टेक्नोलॉजी, जितने हम लोग आप यहाँ पर IT से जुड़े हुए हैं, जितना भी हमारा डिफेंस का, जितने तरह का विमान देखते हैं, जितने तरह की मिसाइलें देखते हैं, जिसका भी नाम आप सुनते हैं, सब में जो यूज होता है वो है रेयर अर्थ। हम लोग सब जब केमिस्ट्री पढ़ते थे अपने स्कूल में, जो पीरियोडिक टेबल जब आप देखते हैं तो 17 एलिमेंट्स का एक ग्रुप है। इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि आगे जो भविष्य है, अब कोई तो RCP सिंह ने क्या कुछ कहा है, आप सबकी आवाज़ पार्टी बनकर तैयार है, RCP सिंह भी तैयार हैं, और अब जिलों में संगठन को मजबूती दी जाएगी। देखना होगा, कई सारी पॉलिटिकल पार्टीज हैं, जनसुराज पार्टी भी हैं, सभी चुनाव लड़ेंगे। फिर JDU BJP का क्या होगा, क्योंकि RCP सिंह पहले JDU के राष्ट्रीय अध्यक्ष रहे हैं, फिर BJP में शामिल हुए, पूर्व केंद्रीय मंत्री रहे हैं। उन्हें क्या कुछ कहा, हमने उनकी पूरी बात सुनवाई है। आप लाइव से बने रहें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ साथ फेसबुक पेज भी लाइक करें। धन्यवाद।